So hey my dear students, how are you all? I hope you all are fun and frolic. Now I am coming back with take this video. This video will be on history of European 6th semester major history का ही रहने वाला है. अगर आपके पास हिस्ट्री है और हिस्ट्री में मेजर हिस्ट्री में हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन है तो दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू. देखो बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन की. ठीक है, मेजर हिस्ट्री का ये पार्ट रहेगा, 6 सेमेस्टर के ऊपर है. सबसे बड़ी बात कि मई में आप लोगों के एग्ज़ाम्स है तो अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है. सो प्लीज़ थोड़ी सी अटेंशन दो और एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए लग जाओ. एटलीस्ट हमारी वीडियो से आप पढ़ते रहो, जिससे आपके दो फ़ायदे रहेंगे. सबसे पहले कि आपको एंड टाइम पे टेंशन और स्ट्रेस नहीं होगा कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है. दूसरी बात कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ हमारी बहुत जल्दी आने वाली है. तो प्लीज़ अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ के थ्रू भी आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो और अपने आंसर को अच्छा खासा प्रिपेयर कर सकते हो. ठीक है ना. ये तो बातें हो गई हमारे सिलेबस के ऊपर. एक चीज़ और मैं आपको पहले बता दूं कि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा. ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करने के पीछे का कारण ये है जहाँ पे आपको दो फ़ायदे मिलेंगे. वीडियोस के अपडेट मिलेंगे एंड सेकंड थिंग, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, सो यू कैन आस्क विद अस. ओके, तो ये रहा था और बिना देरी करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं. देखो एक बार हम सिलेबस को पढ़ लेते हैं. सिलेबस क्या था तो आपको पता है इस बार आपको जो पढ़ना है टोटल वो 4 यूनिट पढ़ने हैं. हमने ऑलरेडी यूनिट 1 कवर कर लिया है. ठीक है, यूनिट 1 ऑलरेडी वी हैव टू कवर. यहाँ पे अब हम बात करेंगे यूनिट 2 की. ठीक है, यूनिट 2 से पहले हमने यूनिट 1 के चैप्टर 2 को नहीं कवर किया है. यूनिट 1 का हमारा चैप्टर 1 हो गया है. इस वीडियो में हम चैप्टर 2 की बात करेंगे, यानी कि ये वाला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे 1843 को, आर्थिक मंदी, जिसमें वित्त पूंजी की वृद्धि को भी पढ़ेंगे. ठीक है, फाइनेंशियली पैटर्न्स वगैरह इन सबको यहाँ पर देखेंगे. तो यहाँ पे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना चैप्टर नंबर 2 पढ़ते हैं. देखो बच्चों, ये जो इतिहास बात करता है वो हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन की बात कर रहा है, यानी कि यूरोप की जो कंट्रीज़ थी. आपको पता है कि यूरोप की कंट्रीज़ जो रही है वो सब यूरोप की कंट्री में, यानी कि इस महाद्वीप में जो भी देश रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा विकसित देश रहे हैं. भारत की तरह विकासशील नहीं, वो विकसित देश रहे हैं. तो विकसित देशों ने किस किस तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को उजागर किया, किस तरीके से क्या पॉलिसीज़ लागू की, ये बुक उसके ऊपर है. ठीक, तो यहाँ पर देखो लेसन नंबर 2 जो हमें बताएगा वो बताएगा कि एक साल था 1843 में जब आर्थिक मंदी आई और इसके कारण वित्त पूंजी में वृद्धि हुई, आर्थिक मंदी के कारण. ठीक है, देखो भूमिका अगर आपको बनानी है तो कुछ इस टाइप से बनाइएगा. 19वीं सदी के मध्य में यूरोप एक महत्वपूर्ण आर्थिक बदलाव के दौर में गुजर रहा था. 1843 की आर्थिक मंदी औद्योगिक पूंजी के विकास के बीच आई, जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डाला. इस मंदी के कारण व्यापार, उद्योग और श्रम बाजार में भारी गिरावट देखी गई. इस दौरान वित्त पूंजी की अवधारणा विकसित हुई, जिसने आर्थिक विकास के नए रास्ते खोले और आधुनिक बैंकिंग प्रणाली को मजबूत किया. समझ आ गए कि इन पॉलिसीज़ के आधार पर बैंकिंग प्रणाली वहाँ की मौजूदी, आर्थिक विकास हुआ, श्रम बाज़ार बहुत अच्छा उठा, फैक्ट्रीज़ का व्यापार हुआ और कई सारी व्यापार और ज़्यादा बढ़ावा मिला. देखो आर्थिक मंदी को पहले हम डिस्कस करते हैं. जब हम बात करेंगे 1843 की आर्थिक मंदी, तब हमारे माइंड में, तब हमारे पास क्या पॉइंट्स निकल करके आते हैं. 1843 की आर्थिक मंदी औद्योगिक क्रांति के बाद आई प्रमुख आर्थिक अस्थिरताओं में से एक थी. यानी कि अस्थिरता एकदम से आई. आर्थिक मंदी का मतलब है इकोनॉमी में गवर्नमेंट के पास पैसा ना होना कि वो अलग किसी चीज़ों पे पैसा लगा सके. ये मंदी मुख्य रूप से औद्योगिक उत्पादन में गिरावट, निवेश की कमी और वैश्विक व्यापार में मंदी के कारण आई थी. इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारा बिजनेस बिल्कुल भी नहीं चल रहा था. यूरोपियन कंट्रीज़ का जो बिज़नेस था वो बिल्कुल ठप पड़ गया था. इसके कारण क्या थी, क्यों ये मंदी आई थी? तो सबसे पहला कारण यहाँ पर है औद्योगिक अति उत्पादन. फैक्ट्रीज़ का ज़्यादा उत्पादन हो गया था, जिस वजह से इतना उत्पादन, उन्होंने इतनी प्रोडक्टिविटी कर ली थी कि उसका कंजप्शन नहीं हो रहा था. औद्योगिक क्रांति के दौरान बड़े पैमानों पर उत्पादन हुआ, लेकिन मांग, यानी कि उसकी कोई मांग नहीं कर रहा था, अपेक्षाकृत कम थी, जिससे बाजार में असंतुलन पैदा हुआ. इस अधिक उत्पादन के कारण सामानों के दाम गिरने लगे और कंपनियों को नुकसान होने लगा. सिंपल सी चीज़ है. ठीक है, बहुत सरल भाषा में यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है तो आपको समझने में आसानी रहेगी. कृषि संकट भी आया. कृषि संकट भी बहुत बड़ा कारण था ये आर्थिक मंदी का. कृषि उत्पादन में गिरावट के कारण खाद्य पदार्थों में कीमतें बढ़ी, जिससे उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ गई. कृषि कम हुई. कृषि कम होने का मतलब है खाने योग्य उत्पादन ना होना. ठीक है, खाने की कोई चीज़ें नहीं मिलनी. अब खाने की चीज़ अगर मार्केट में नहीं होगी तो लोगों को उसकी ज़रूरत लगेगी, और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ महंगी चीज़ें भी लोग खरीद लेते हैं. तो इसी तरीके से वहाँ पे बाज़ार में अस्थिरता पैदा होने लग गई.
अब गरीब, जिसके पास पैसा था वो तो खरीद लिया, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं था वो कहाँ से खरीदेगा। तो क्वेश्चन यहाँ बनता है, किसानों की आर्थिक स्थिति बिगड़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक संकट और ज़्यादा गहरा हुआ। तीसरा जो कारण है वो है बैंकिंग संकट का। कई बैंक दिवालिया हो गए क्योंकि उन्हें जोखिम भरे कर्ज दिए गए, जिससे वित्तीय संकट गहरा हुआ। व्यापारियों और उद्योगपतियों को ऋण मिलना मुश्किल हो गया, जिससे नए व्यवसायों में निवेश रूप दिया गया। ठीक है, दिवालिया का मतलब आपको पता होना चाहिए, हमने काफ़ी बार इस चीज़ को पढ़ा हुआ है। दिवालिया का मतलब आप लोग मुझे बताइए कि दिवालिया का मतलब क्या होता है। गवर्नमेंट कब किसी को दिवालिया बोलती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गिरावट, ये क्वेश्चन कैसे है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गिरावट, यूरोप और अमेरिका के बीच व्यापार में कमी आई, जिससे औद्योगिक देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। आयात निर्यात में गिरावट ने व्यापारियों और शिपिंग उद्योगों को नुकसान पहुंचाया। अब देखो, जब आर्थिक मंदी आई तो इसका कुछ अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। पहला प्रभाव पड़ा कि बेरोजगारी बढ़ गई, लोगों के पास काम नहीं बचा, क्योंकि फैक्ट्रियां बंद होने लगी। ज़्यादा उत्पादन की वजह से उत्पादन में कटौती के कारण बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए। शहरों में गरीब और अपराध दर में बढ़ोतरी देखने को मिली। दूसरा प्रभाव देखोगे तो मजदूर आंदोलनों का उभार। श्रमिक वर्गों ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किया, जिससे ट्रेड यूनियनों की शक्ति बढ़ी। सरकारों को श्रमिक सुधार लागू करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तीसरा प्रभाव देखोगे तो यहाँ पर उद्यमिता में गिरावट, यानी कि फैक्ट्रीज में गिरावट। निवेशकों ने नए व्यवसायों में निवेश करने से परहेज किया, जिससे आर्थिक गतिविधियाँ और ज़्यादा ठप हो गई और ज़्यादा गिर गई। सामाजिक अस्थिरता, बेरोजगारी और आर्थिक संकट के कारण सामाजिक असंतोष बढ़ा और कई देशों में विरोध प्रदर्शन और ज़्यादा बढ़ गया। ठीक, एक और प्रभाव देखने को मिला, सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता भी देखी। कई देशों की सरकारों को आर्थिक सुधार लागू करने पड़े ताकि मंदी से उभरने की मदद मिले। वित्त पूंजी की वृद्धि, देखो वित्त पूंजी की जब हम वृद्धि की बात करते हैं तब देखो, अभी तक तो आपने ये पढ़ा कि आर्थिक संकट आया कैसे, क्या प्रभाव पड़ा। अब हम देखते हैं कि वित्त जो पूंजी उदय हुई थी, यानी कि इससे उभरने के लिए किस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज़ ने काम किया, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। वित्त पूंजी का उदय कैसे हुआ। 1843 की जब आर्थिक मंदी के बाद यूरोपीय अर्थव्यवस्था ने एक नई दिशा ली, जिससे वित्तीय संस्थानों और पूंजी बाजारों का विस्तार हुआ। वित्त पूंजी के बढ़ते प्रभाव ने औद्योगिकरण और आर्थिक विकास को नया आधार दिया। कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल बात लिखी है। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहली भूमिका निभाई है बैंकों ने। जहां बैंकों के पास ऋण नहीं था और उनको दिवालिया घोषित कर दिया गया था, अब इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है इस आर्थिक मंदी से निकलने के लिए। क्या थी कि मंदी के बाद बैंकिंग प्रणाली को पुनः गठित किया गया और नए बैंक स्थापित किए गए, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी प्रवाह को बढ़ाया। बैंकों ने दीर्घकालीन निवेश को बढ़ावा दिया, जिससे नए उद्योग स्थापित किए गए। ठीक है, यानी कि अपने पॉलिसीज़ और ऋण वगैरह देने के लिए कई सारे नए चेंजेस लेकर के आई। दूसरा यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज का ऑफर निकाला। शेयर बाज़ारों में निवेश बढ़ा, जिससे कंपनी को पूंजी जुटाने में आसानी हुई और औद्योगिकरण और नवाचार को बढ़ावा मिला। सबसे बड़ा यहाँ पर रोल प्ले किया है तो वो स्टॉक मार्केट ने किया है। स्टॉक मार्केट की वजह से कई सारी कंपनियों को उभरने का मौका मिला। नवाचार और औद्योगिक निवेश, यहाँ पर देखो निवेशकों ने कई तकनीक और उद्योगों में पूंजी लगाई, जिससे औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। नई नई तकनीकों का आविष्कार हुआ। क्रेडिट सिस्टम का विकास, बैंक और वित्तीय संस्थाएं व्यापार और उद्योगों को ऋण देने लगी, जिससे औद्योगिक विकास तेज हो गया। अब यहाँ पे ऋण दिया जाने लगा कम ब्याज दर पर, ये कारण था। देखो, ये जब पॉलिसीज़ अपनाई, ये जब वित्त पूंजी अपनाई उस आर्थिक मंदी से निकलने के लिए, तो उसका कुछ प्रभाव देखने को मिला। सबसे पहला प्रभाव तो ये देखने को मिला कि नए व्यवसायों का विकास हुआ। बड़ी कंपनी और कॉरपोरेशन उभरने लगे, जिससे वैश्विक व्यापार को दिशा मिली। दूसरा देखोगे आप तो अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नेटवर्क दिखा। विभिन्न देशों में बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार हुआ, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि दिखी। मजदूर वर्ग की स्थिति में भी देखोगे तो आप बदलाव देखने को मिला अपने को। मजदूर वर्ग एक नए अवसर मिले, लेकिन पूंजीवादी शोषण भी रहा और समाज में असमानता भी दिखी। तो यहाँ पे मिथ भी नहीं कह सकते, यहाँ पर देखने को मिली कि ये जो बहुत बड़ा प्रभाव नकारात्मक रूप से देखने को मिला। औद्योगिक पूंजी का उदय, वित्तीय संस्थानों ने उत्पादन के साधनों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया, जिससे उद्योगपति यानी कि जो ऑनर थे, फैक्ट्री के जो ऑनर्स होते थे, और पूंजीपतियों का प्रभाव यहाँ पर पड़ने लगा। यानी कि इंडस्ट्रियल मैन और यहाँ पर जो पूंजीपति होते थे उनका प्रभाव बढ़ने लगा। एक और प्रभाव इस पॉलिसीज़ का देखने को मिला
संयुक्त पूंजी कंपनियों का विकास, यानी कि जो शेयरधारकों ने पूंजी जुटाने लगी जिससे बड़े स्तर पर औद्योगिक उत्पादन संभव होने लगे, कंपनियां शेयर धारक करने लगी। अब देखो, आर्थिक मंदी से उबरने की रणनीति कुछ अपनाई थी। ठीक है, ये तो कुछ पॉलिसीज थी, कुछ छोटे छोटे स्टेप थे जो किए थे, जिसके प्रभाव भी देखिए और क्या क्या स्टेप लिए गए थे ये देखिए। अब देखिए, आर्थिक मंदी से उभरने की कुछ नीतियाँ अपनाई है। कैसे? 1843 की आर्थिक मंदी से उभरने के लिए विभिन्न देशों ने कई आर्थिक सुधार किए, जिसमें से कुछ निम्न इस प्रकार से हैं। ठीक है, सबसे पहला सरकारी हस्तक्षेप। सरकारों ने आर्थिक नीतियों में बदलाव किए और सार्वजनिक कार्यों में निवेश किया, यानी कि जो फाइनेंशियली पॉलिसीज़ थी उनमें कुछ चेंजेस कर के सार्वजनिक कार्यों में निवेश किया। यहाँ पर देखोगे तो कई सारी चीज़ें थी, जैसे समाज में राशन वगैरह देना फ्री कर दिया। ठीक है, राशन एक लिमिटेड अमाउंट में सभी घर वालों को एक फ्री दिया जाएगा, इस तरीके से। नवाचार को प्रोत्साहन, कई वैज्ञानिक खोज और तकनीकी सुधारों को अपनाने पर प्रोत्साहन दिया। मजदूर सुधार और सामाजिक नीतियाँ, श्रम कानून लागू किए गए जिससे मजदूरों की स्थिति बढ़ी, मजदूरों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया। व्यापार का विस्तार, उपनिवेश और अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे काफ़ी अच्छा यहाँ पर ध्यान दिया गया, जिससे व्यापार को बढ़ाने में मदद मिली। ठीक, अब हम देखते हैं एक छोटा सा निष्कर्ष। ये निष्कर्ष बहुत ज़रूरी, ये जो निष्कर्ष है बच्चों वो मेरे द्वारा बनाया गया, यानी कि मेरे द्वारा समझा गया टॉपिक, मेरे द्वारा समझा गया कंक्लूजन। उसी तरीके से आपको भी हर एक क्वेश्चन में इसी तरीके से एक निष्कर्ष बनाना है, जिसके पीछे का कारण यह है कि आपके हिसाब से वो क्वेश्चन कैसे, क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या समझ निकलती है वो लिखो, और एग्जामिनर इसको ज़रूर पढ़ता है। 1843 की आर्थिक मंदी ने यूरोपीय अर्थव्यवस्था को गहरे संकट में डाला, लेकिन इसके बाद वित्त पूंजी का विकास हुआ, जिससे आधुनिक बैंकिंग प्रणाली, औद्योगिक विस्तार को नई गति दी। इस मंदी से उबरने के लिए अपनाई गई जो भी वित्तीय और औद्योगिक नीतियों ने भविष्य में आर्थिक नीतियों की नींव रखी। वित्त पूंजी के बढ़ते प्रभाव ने आधुनिक पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को जन्म दिया, जिससे वैश्विक आर्थिक संरचना को एक नई दिशा मिली। यानी कि शुरू से लेकर एंड तक जो भी मैंने पढ़ा उसको छोटे छोटे वर्ड्स में मैंने कंक्लूजन के रूप में लिख दिया। वेरी सिंपल। तो ये था आपका यूनिट 1 का लेसन नंबर 2। होप सो की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।